वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करने जाएंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो ये वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट का उस तरह से वीडियो नहीं है कि आप जैसे हम अपने एकेडमिक में पढ़ते थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कि एक एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जाए पूरी डिटेल में। उस तरह से नहीं, जस्ट एक कॉमन हम ग्राउंड्स देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, ये क्यों बनाई गई, इसका पर्पस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या इंफॉर्मेशन हमें इसमें देखनी चाहिए। रेदर देन फोकसिंग ऑन कि ये बनाते कैसे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई वुड बी फोकसिंग ऑन कि इसको एनालिसिस कैसे करना है, इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करनी है। और वीडियो के एंड में हम एक बार सैंपल तौर पे रिलायंस ग्रुप की कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी नजर मारेंगे कि हमने जो पढ़ा है कि उसके अकॉर्डिंग रिलायंस ग्रुप की कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या रिजल्ट बता रही है। राइट। तो शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि एक स्टेटमेंट है, एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कैश का फ्लो कैसे है बिजनेस में, कैश का हार्ड कैश, कि कितना कैश आया कितना गया, इसके बारे में जो स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन दे दे उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिंपल अगर मैं इस चीज को देखूं, जो आपके सामने मैंने डाटा लिखा है कि ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, कि हमारे पास साल के शुरू में कितना कैश और बैंक बैलेंस पड़ा था, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कैश कमाया, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, कैश की बात कर रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कैश कमाया, कितना कैश हमने खर्च किया, और हमारे पास एंड में कितना कैश बचा हुआ है। बस ये जो है ये एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की समरी है। तो ये तो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में होते ही है कि कितना कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे पास पड़ा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। बस ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कैश जनरेट किया और कितना कैश को खर्च किया, इसको हमने एक शेप दे दी, एक इसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे देखा जाए कि कितना कैश जनरेट हुआ, कितना कैश एक्सपैंड हुआ। इसको इसको देखने के लिए हमने बिजनेस बिजनेस में जो एक्टिविटीज हैं, हम जो बिजनेस में अपने काम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया उन एक्टिविटीज को। तो ताकि हम एक एडुकेट नजर मार सकें कि कितना कैश हमें कहाँ से मिला, किस तरीके से मिला, और हमने जो खर्चा किया भी तो कहाँ पे खर्चा किया। देखिए, खर्चे तो कई तरह के हो सकते हैं। मैंने गुड्स को परचेज किया, माल परचेज किया, उसके लिए पेमेंट किया, तो वो मेरा कैश आउटफ्लो है। ठीक है। अगर मैंने किसी फिक्स एसेट को परचेज किया, बिल्डिंग को परचेज किया, तो वो भी मेरा कैश आउटफ्लो है। अगर मैंने कोई लोन को रीपे किया तब भी मेरा कैश का खर्चा हो गया। तो अलग अलग तरीके से कैश के यूजेज हैं। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है तीन पार्ट्स में डिवाइड करके कि कौन सी एक्टिविटी में कितना कैश खर्च हुआ और कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश हमने जनरेट किया। उनके बारे में आज हम ब्रीफ अपने पास जानेंगे। अब कई जो लोग हैं जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जान रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है क्लाइंट्स की, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं हम पता कर सकते कि कितना कैश फ्लो उसका जनरेट हुआ? अगर हमारे पास सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जो जो आपने हमें दिखाया होगा, क्लाइंट ने, बोरोवर ने दिखाया होगा, तो उसको हम देख लेते हैं कि उसमें सेल्स है, उसमें परचेज है, उसमें प्रॉफिट है। तो हम उससे ही पता कर लेंगे कि कितना कैश फ्लो हुआ, कि जो प्रॉफिट है वही हमारा कैश जनरेटेड है। तो इस तरह से नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस चीज को। आप इस 2022 ईयर की तरफ फोकस मत करना, आप साल 2021 की तरफ फोकस करो, 2021 ईयर की तरफ फोकस करो। मैं बोलता हूं कि एक क्लाइंट ने 1,000 रुपए का माल बेचा, 700 रुपए का खर्चा किया, 100 रुपए की उसके फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग गई। ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है। और उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 200 रुपए आ गया। ठीक है। अब उसके जो डेटर्स हैं वो 500 रुपए के हैं और क्रेडिटर्स जो हैं वो 200 रुपए के हैं। डेटर्स क्या होते हैं कि उसने जो माल बेचा, डेटर्स क्या होते हैं, उसने जो माल बेचा उस पे कितनी पेमेंट आनी बाकी है, कितनी पेमेंट आनी बाकी है। और क्रेडिटर्स बिल्कुल उल्टा, कि उसने जो खर्चा किया, उसने जो खर्चा किया उस पे कितनी पेमेंट अभी नहीं की, पेमेंट अभी नहीं की।
अब अगर आप, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको कैश प्रॉफिट का नेट अपना एनसीए जिसको बोलते हैं, नेट कैश अक्रूवल्स या कैश प्रॉफिट्स, उनके बारे में समझाया, तो आप बोलेंगे कि सर लुकिंग एट दीज रिजल्ट्स ओनली, तो हम देखेंगे कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 200 रुपये है, प्लस उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 100 रुपये है। तो जो कैश अक्रूवल्स हैं बिजनेस में, कैश जनरेटेड है बिजनेस में, वो है 300 रुपये। तो क्लाइंट 300 रुपये का कैश जनरेट कर गया बिजनेस में, तो क्लाइंट के पास 300 रुपये का कैश अवेलेबल है। तो हेंस अगर उसकी कोई मान लीजिए इंस्टॉलमेंट आती है, इंस्टॉलमेंट आ गई मान लीजिए कोई 100 रुपये की लोन की, तो 300 रुपये का उसके पास कैश जनरेटेड है, तो वो 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है आसानी से, और उसके 200 रुपये का कैश तब भी बच जाएगा। आप बोलेंगे इसको कि सर उसकी जो DSCR है, 300 रुपये का उसका कैश जनरेटेड है, 100 रुपये की उसकी लोन की ऑब्लिगेशन है, और 3x 3 गुना उसकी DSCR है। ठीक है, आप इस तरह से ही बोलेंगे, पर आप इस चीज को बहुत गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए। आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कि इस बंदे ने 1000 रुपये का माल बेचा, 1000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से 500 रुपये लेने उसके अभी भी बाकी हैं। उसने जो माल बेचा उस पर कितनी पेमेंट आनी बाकी है, तो यानी कि 1000 रुपये में से अगर 500 रुपये की पेमेंट आनी बाकी है, तो कितना उसको पैसा मिला, कितना पैसा मिला, नेट 500 रुपये, 500 रुपये जनरेट किया। अगर उसने 700 रुपये का खर्चा किया, 700 रुपये का खर्चा किया, जिसमें से 200 रुपये उसने अभी पे नहीं किए, 200 रुपये उसने पे नहीं किए, तो उसने कितने रुपए पे कर दिए, कितना खर्चा किया, 500 रुपये का ही। तो उसके पास कैश कितना बचा, नील। कैश तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि जितना उसको कैश बिजनेस से मिला सेल करके, उतना ही उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसको पास तो कैश 1 रुपया भी नहीं बचा। एज ऑन दैट डेट अगर उसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो कैश एंड बैंक बैलेंस उसका 0 आएगा बिल्कुल ही, क्योंकि कैश बिल्कुल भी नहीं बचा। तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि सर आपको 50 रुपए का ब्याज पे करना है, 50 रुपए का ब्याज पे करना है, तो आप बोलेंगे कि 50 रुपए का ब्याज, वो बोलेगा कि ब्याज पे करने के लिए मैं पैसा कहां से लाऊं, मेरे पास तो पैसा बचा ही नहीं, कैश है ही नहीं मेरे पास बिजनेस में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर आप खाली इस तरह से DSCR देखने लग जाएंगे, तो आप कई बार धोखा खा सकते हैं इस चीज से। ठीक है, तो उन चीजों को पढ़ने में कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी मदद करती है। ठीक है, अब आप इस चीज को थोड़ा सा और मतलब खोद के देखिए, और ज्यादा पढ़ के देखिए। अगर मैं बोलता हूं कि यही सिचुएशन है बिजनेस की, अगर भगवान ना करे उस क्लाइंट के पास 50 रुपए का ब्याज देने के लिए एक्सपेंस होता, उसको ब्याज देना पड़ता 50 रुपए, तो वो 50 रुपए कहां से लाता। ठीक है, तो फिर हमने ये देखना पड़ना था ना कि अगर वो 50 रुपए उसका इंटरेस्ट का खर्चा है, तो कैश तो उसके पास बचा नहीं, तो उसने ये खर्चा किया है। ठीक है, अगर वो खर्चा उसका ब्याज का आ जाए यहां पे, तो प्रॉफिट तो उसका सारा 150 रुपए आ जाएगा यहां पे। पर वो 50 रुपए ब्याज पे करने के लिए पैसा लाया कहां से, फ्रॉम वेयर द मनी हैज कम, मनी हैज कम टू पे इंटरेस्ट। वो पैसा आया कहां से, या तो उसने, क्योंकि इस रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से तो पैसा आया नहीं, तो दैट मीन्स उसको पैसा माइट भी आया हो सकता है कि उसने कोई फिक्स एसेट को बेचा हो। ठीक है, तो हमारा कंसर्न हो जाएगा कि यार मतलब वो बंदे के पास पैसा जनरेट नहीं हो रहा, उसको अपने एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं। या फिर वो हो सकता है कि उसने, क्योंकि बिजनेस नया है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो उसने अपनी कैपिटल डाली हो बुक्स में। ठीक है, तो कैपिटल से उसको 50 रुपए का कैश आया हो, जिससे उसने ये इसको पे किया हो अपने ब्याज के खर्चे को। तो इस तरह से अगर ये क्रेडिटर्स यहाँ पे 200 की जगह 100 रुपए होते, 200 की जगह 100 रुपए होते, तो यहाँ पे उसका खर्चा 500 की जगह 600 हो जाता, 500 की जगह 600 हो जाता, और कैश यहाँ पे नेगेटिव हो जाता 100 रुपीज। तो आप बोलते हैं कि सर उसने सेल से तो 500 रुपया ले लिया और क्रेडिटर्स को 600 रुपया पे कर दिया, तो 100 रुपया जो उसने एक्सेस पे किया, तो वो 100 रुपया आया कहां से, फ्रॉम वेयर दैट 100 रुपीज इज जनरेटेड। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मे बी उसने फिक्स एसेट्स को बेचा हो, या उसने कोई कैपिटल रेज की हो, मे बी उसने कोई लोन रेज किया हो जिससे उसको कैश फ्लो आया हो। तो दिस स्टडी कि उसको कैश वो कहां से आया, कहां खर्च किया, दिस स्टडी इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें किसी क्लाइंट की एक्चुअल पिक्चर दिखा सकती है कि वो कैसे बिजनेस में पैसा कमा रहा है, कैसे नहीं। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टडी करके अपने रिजल्ट्स बैठ के निकाल रहे हैं,
तो वो कई बार वेग प्रूव हो सकते हैं। इसीलिए जब हम कभी भी क्रेडिट एनालिसिस करें किसी क्लाइंट का, तो डेटर क्रेडिटर पीरियड की तरफ तो फोकस हमारा और स्टॉक साइकिल की तरफ फोकस हमारा रहता है। रीजन बीइंग कि उनकी मूवमेंट हमें एक्चुअल में बताती है कि भाई वो क्लाइंट कितना जनरेट कर रहा है कैश। अगर यहाँ पे मैं डेटर्स उसके 1000 पे ही रख दूं, डेटर्स उसके 1000 पे ही रख दूं, तो भाई उसको तो 1 रुपया भी नहीं आया। अपनी 1000 की सेल्स पे उसने 1 रुपया भी कैश जनरेट नहीं किया, पर प्रॉफिट वो दिखा रहा है 200 रुपए। अब आप बोलेंगे कि सर 200 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, आपके सेल्स टीम आपके आरएम बोलेगा कि 200 रुपए का प्रॉफिट वो कमा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ ओके बिजनेस में, क्या दिक्कत है आपको? 20% नेट प्रॉफिट रेशियो है, और क्या चाहिए बिजनेस में? तो भाई कैश कहाँ है? कैश तो आया ही नहीं। अगर कैश नहीं आया, अल्टीमेटली हमें किस चीज से मतलब है? रोकड़ से ही मतलब है ना। हम उसको रोकड़ दे रहे हैं, वो देखेंगे कि वो रोकड़ कितनी कमा पा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है अपने बिजनेस क्रेडिट एनालिसिस में भी। अनफॉर्चुनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे लॉ में सिर्फ कंपनीज वर्क फॉर्म वाले बिजनेस को बनानी मैंडेटरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो नॉर्मल एमएसएमईज हैं, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंसर्न्स हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं बनाती। तो उनके बारे में ये पिक्चर हमें यूजुअली पता नहीं चलती। पर कई बैंक्स के जो सीएमएस के फॉर्मेट है, जब आप सीएमए के फॉर्मेट्स में डाटा इनपुट करते हैं तो उनके बैंक्स के सीएमए में ही एक ऑटोमेटिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का शीट अलग से बना होता है कि जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट उनकी बन के आ जाती है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आपके बैंक में ये चीज है, बट आई एम नॉट श्योर कि है या नहीं है। तो अगर अब आप 2022 पे आ जाएं, अब ये लास्ट ईयर उसका बीत गया, अब ये नेक्स्ट ईयर आ गया। अब मैं बात करता हूं कि उसने 800 रुपए का सेल्स किया, ठीक है। यहां पे हमने फिगर लिखी थी 500 रुपए, ओरिजिनली यहां पे 500 रुपए था और यहां पे हमारा 200 रुपए था। तो 800 रुपए का उसने सेल्स किया, 500 रुपए उसके ओपनिंग थे पिछले साल के लेने वाले, 800 रुपए का माल और बेच दिया, तो 1300 रुपए उसके लेने वाले हो गए टोटल। जिसमें से अभी कितने बचे हुए हैं लेने वाले? 400 रुपए। टोटल 1300 रुपए लेने वाले थे, पर साल के अंत में 400 रुपए लेने वाले बचे हैं। तो टोटल उसने कितने रुपए ले लिए साल में? 900 रुपीज उसने रिसीव कर लिए। तो एक्सपेंस वाली साइड पे आ जाइए। 700 रुपए का इसका एक्सपेंस था, ठीक है, जिसमें से 200 रुपए उसके देने वाले बच गए थे। तो 200 रुपए देने वाले बच गए थे, ये इसने पे करने हैं। 700 रुपए का खर्चा इसने और कर दिया, तो टोटल इसने 900 रुपए पे करने हैं, जिसमें से 100 रुपए अभी देने बाकी हैं। तो दैट मीन्स इसने 800 रुपया पे कर दिया, 800 रुपया पे कर दिया। 900 रुपया रिसीव किया, 800 रुपया पे कर दिया, तो नेट में इसके पास कितना बचा हुआ होगा? 100 रुपीज इसके पास सेव्ड होगा, 100 रुपीज इसके पास बचा हुआ होगा, ठीक है। जबकि अगर आप यहां पे, तो चलो बाई चांस आपका टैली हो रहा है कि 50 रुपए प्लस 50 रुपए 100 रुपए, पर ये जरूरी नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपने 2021 के एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज भी समझने वाली है कि जो आप इस दोनों कंसेप्ट्स को मर्ज मत कीजिएगा। एक तो आपके नेट कैश अक्रूवल्स हैं, नेट कैश अक्रूवल्स हैं, या जिनको हम कैश अक्रूवल बोलते हैं। अगर आप 200 प्लस 100, जैसे इस साल में ये है 300 रुपए, जो आप डीएससीआर के लिए यूज करते हैं बेसिकली। देखिए ये जो कैश अक्रूवल्स हैं ये तो हैं ही आपके बिजनेस में कैश अक्रूवल, ठीक है। अब ठीक है कि यहाँ पे ये रियलाइजेशन इसका आज नहीं हुआ, अगले साल रियलाइजेशन हो गया कुछ, बट ये कैश अक्रूवल्स हैं और ये आपका लॉन्ग टर्म सोर्स होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं आपके, जो आपने बिजनेस से एक्स्ट्रा कमाया, जो बिजनेस से आपने एक्स्ट्रा कमाई जनरेट की, 1000 रुपए की सेल्स करके जो आपने एक्सेस कमाया, प्रॉफिट है ये बेसिकली आपका, ये आपका प्रॉफिट है जो आपने एक्सेस कमाया, जिसको आप बिजनेस में किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए मेरी वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, जो ये कैश अक्रूवल्स होते हैं 100 रुपीज प्लस 100 200 प्लस 100 रुपीज, या इसमें 50 प्लस 50, ठीक है। जो ये कैश अक्रूवल्स हैं ये आपका सेल्स आपकी कॉस्ट के अलावा ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपका कैश प्रॉफिट है, जो आपका लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म सोर्स हैं। क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है तो आपकी ये मर्जी है कि आपको इस प्रॉफिट को कैसे यूज करना है। आप इस प्रॉफिट को लोन की रीपेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इस प्रॉफिट को फिक्स्ड एसेट्स बाय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इस प्रॉफिट को फर्दर स्टॉक बाय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपको कहां पे यूज करना है प्रॉफिट, ठीक है। बट कॉस्ट के अगेंस्ट कॉस्ट आपकी रिकवर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 700 रुपए का आपका खर्चा हुआ, ये तो आपकी कॉस्ट है ना। तो अगर 1000 रुपए की सेल्स है
तो उसमें से 700 रुपये जो आपका खर्चा करने के लिए कैश जनरेट आपका होना चाहिए, जो ऊपर एंड अबव आपकी कमाई है 300 रुपये, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट जो 700 रुपीज है वो आप अपनी इन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए ही यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं कि जो 1000 रुपये में से अगर 1000 रुपये की सेल्स की आपको रिकवरी हुई, आपको 1000 रुपये कैश मिल गया, जिसमें से आपके 300 रुपये तो डेप्रिसिएशन तो कोई खर्चा देखो होता नहीं है, तो जिसमें से 300 रुपये तो आपके प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन है, 700 रुपये आपका वैसे ही कॉस्ट की रिकवरी है। तो ये 300 रुपये तो आपने फालतू कमा लिए, ये एक्स्ट्रा कमा लिए, इसको तो आप कहीं भी यूज कीजिए। पर जो ये 700 रुपये आपने 1000 रुपये में से निकाले हैं, ये 700 रुपये तो आपको ये कॉस्ट पे करने के लिए यूज करने पड़ेंगे ना। अगर मैं बोलूंगा कि आपने इस 1000 रुपये में से जो ये 700 रुपये निकाले हैं, इन 700 रुपयों को भी आपने आगे आगे कहीं इससे बिल्डिंग बाय कर ली, 700 रुपये से बिल्डिंग बाय कर ली, तो भाई जब ये 700 रुपये वाले लोग अपना पैसा मांगने आएंगे तो आप उसको पैसा कहां से देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा तो कहीं बचा ही नहीं ना। जो देखिए 2 पार्ट्स हो गए ना आपकी सेल्स के, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपकी सेल्स के 2 पार्ट हो गए। 1000 रुपये की सेल में कुछ पार्ट कैश प्रॉफिट का हो गया, कुछ पार्ट आपका कॉस्ट रिकवरी का हो गया। जो आपकी लागत है उसकी रिकवरी की, प्लस कुछ कमाया आपने, जो आपने कमाया वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो आपकी लागत की रिकवरी हुई, वो जो लागत आपकी लगी थी उनको पे करने के लिए ही यूज होना चाहिए, तो आपका बिजनेस रनिंग में रहे। ठीक है, तो ये जो हमने यहां पे 100 रुपीज निकाला था, यहां पे जो हमने 100 रुपीज कैलकुलेट किया था 2022 में, इसको हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि नेट प्रॉफिट, या पहले मैं 2021 का आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 2021 में हमने देखा था कि हमारा कैश कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स कैलकुलेशन में दिखाता हूं। देखिए कैसे दिखाऊंगा मैं, कि नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, 200 रुपए का। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है, 100 रुपया। तो मैं कहता हूं कि जी ये 300 रुपया मेरा कैश जनरेटेड है। ठीक है, यही बोलेंगे हम, DSCR में भी यही बोलते हैं कि 300 रुपया कैश जनरेटेड है। प्लस मैं आगे मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मेरे डेटर्स जो हैं 2021 से पहले कुछ भी नहीं था बिजनेस, तो 0 के थे डेटर्स, तो 500 रुपए के डेटर्स मेरे बन गए यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा कि इंक्रीज इन डेटर्स को मैं माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, मैं बोलूंगा कि ये 500 रुपए तो मैं अभी रिकवर कर ही नहीं पाया। जो ये प्रॉफिट 1000 रुपए की सेल में से तो 300 रुपए का निकल के आया है, 200 प्लस 100 का, 500 रुपए तो मैं रिकवर कर ही नहीं पाया। प्लस जो क्रेडिटर्स थे 0 थे, तो 0 से 200 हो गए, प्लस क्रेडिटर्स नॉट पेड, जिन क्रेडिटर्स का 700 रुपए का मैंने खर्चा दिखा के यहाँ पे 200 रुपए नेट कैलकुलेट किया था, उनमें से उन 700 में से 200 तो मैंने अभी पे किए ही नहीं, तो वो वैसे ही माइनस हो रखे, तो इनको ऐड कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि 200 प्लस 100 300, और 300 प्लस 200 500, और 500 और 500 नेट ऑफ हो गए, आपका नील बचा यहाँ पे। करेक्ट, तो ये तरीका है दूसरे तरीके से इसी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने का, जो कि थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे ओपनिंग करके कैलकुलेट करेंगे तो हजारों आइटम्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर 2022 में अगर हम आए, 2022 की कैलकुलेशन करें, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 50 रुपए, डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है, 50 रुपए, तो ये हो गया 100 रुपए। तो डेटर्स के बारे में ये मैं बोलूंगा कि 500 रुपए के डेटर्स थे ओपनिंग, और वो डेटर्स कितने रह गए, 400 रुपए के। तो मतलब मेरे को यहां से नेट 100 रुपया आ गया, तो 100 रुपया नेट मेरे को डेटर्स से आ गया, तो ये प्लस हो गया। और क्रेडिटर्स थे 200 रुपए के, यानी कि ओपनिंग मैंने 200 रुपए लोगों के देने थे, अब मैंने 100 रुपया देना है, तो यानी कि नेट मैंने उनको 100 रुपीज पे कर दिया, तो ये माइनस हो गया। तो नेट में आपका 100 रुपया बचा, जो हमने खुद भी मैनुअली कैलकुलेट किया था दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट एंगल से कंप्यूटेशन होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूं कि मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे एकेडमिक्स में होता है वो उस तरीके से नहीं जा रहा, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो जो मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि जो ये कैश जनरेटेड और कैश एक्सपेंडेड है, इसको जो कैश फ्लो का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिवाइड किया, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिवाइड किया, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिवाइड किया। वो कह रहे हैं कि जो आप कैश कमाते हैं या जो आप कैश खर्चा करते हैं, वो बिजनेस में 3 रूपों में हो सकता है, 3 अलग अलग शेप में हो सकता है। पहली शेप क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस जो आपकी रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस है।
जैसे आपने सेल किया, प्रॉफिट कमाया, सेल करने के लिए खर्चे किए, क्रेडिटर्स को ब्याज पे किया या डेटर्स से ब्याज अर्न किया। कई बार ये भी होता है ना कि आप अपने डेटर्स को 30 दिन की जगह 60 दिन की उधारी पे माल बेच देते हैं, तो उनसे इंटरेस्ट कमा लेते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन हो सकती है। क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं इंटरेस्ट ज्यादा क्रेडिट पीरियड लेने के लिए। जो भी आपकी रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उनसे आपने जो भी पैसा कमाया या खर्च किया, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। जो हमने ये लास्ट किया है, ये वाली जो कैलकुलेशन की है, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वर्ड से क्लियर है कि जो आपने बिजनेस में पैसा डाला, इन्वेस्ट किया, जो पैसा आपने खर्च इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट अब कहां पे करते हैं हम? एसेट साइड पे इन्वेस्ट करते हैं। एसेट साइड पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मल्टीपल एसेट्स होते हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी होते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं, आपके करंट एसेट्स भी होते हैं, जैसे स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। जो तो आपके करंट एसेट्स हैं वो तो आपके रेगुलर ऑपरेशंस का ही पार्ट है। जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं या जो फिक्स एसेट्स हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर मोर देन अ ईयर, जिससे आपको कमाई एक से ज्यादा साल के लिए होनी है। करंट एसेट्स तो स्टॉक आया गया, डेटर्स बने, खत्म हुए, तो वो तो साल भर साल चलता रहता है रेगुलर। जो एसेट्स आपको ज्यादा लंबे टाइम तक रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, जैसे आपके फिक्स एसेट्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज में आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, या आपने जो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो यूजुअली कैश इक्विवेलेंट में ले लेते हैं, बट आपकी जो एसेट्स जो 12 महीने से ज्यादा लंबे पीरियड के लिए है, जो आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने, रेवेन्यू आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जनरेट करके देने वाली है, उसमें जो आपने पैसा खर्च किया, मतलब उसमें जो आपने पैसा लगाया, जो उसमें से पैसा उसको बेच के आया, या उससे जो आपको डिविडेंड इनकम आई, या उससे जो आपको इंटरेस्ट इनकम आई, उसको हम सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बोलेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिमिलरली, जो लॉन्ग टर्म आपके लोन्स हैं, या जो लॉन्ग टर्म आपकी फाइनेंसिंग के सोर्स हैं, जैसे कि आपकी कैपिटल हो गया, आपके फैमिली मेंबर से अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, आपके टर्म लोन्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स से जो पैसा आया, वो सब चीजें। जैसे करंट लायबिलिटी हो गई कि अपना क्रेडिटर्स वगैरह हैं, वो तो सारे आपके यहीं पे आ गए, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, या एनी अदर करंट लायबिलिटी टाइप। बाकी जो अदर, अगर आपकी कोई बैंक ओडी है, वो एक तरह से आपका ओडीएस सीसी है, वो आपका नेगेटिव कैश बैलेंस है, ये वो यहां पे आएगा एज अ नेगेटिव कैश बैलेंस, क्योंकि वो आपका रेगुलर एक तरह से कैश है बिजनेस का। वो इसमें खाली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी आनी चाहिए, जो बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म, जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, जो लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इन पार्ट्स में उनको डिवाइड किया। जो प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट, और जो यहां पे जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ये आपकी चली गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। जो बाकी की लाइबिलिटीज बच गई वो चली गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जो बाकी की एसेट्स बच गई वो आपकी चली गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, करेक्ट। तो इन तरीकों से इनको डिवाइड किया है, और इस तरह से उन्होंने जनरेट किया कि कहां कहां से बिजनेस कैश कमा सकता है। देखिए अब प्रिंसिपल्स क्या दिमाग में रखने चाहिए। देखिए आपकी 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, रेगुलर बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप कैश कमा भी सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आप कैश कमा भी सकते हैं, कैश खर्च भी कर सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश कमा भी सकते हैं, कैश खर्च भी कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आपकी, यानी कि आपका जो रेगुलर बिजनेस है, हर एक सर्कमस्टांसिस में आइडियली, अनलेस अनटिल आपका इनिशियल ईयर ऑफ बिजनेस हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुड ऑलवेज बी एबल टू जनरेट कैश। ये बात से आप भी सहमत होंगे कि जो आप रेगुलर सेल परचेज का धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आपको कैश कमा के देना चाहिए उसको, ठीक है, ना कि उसमें कैश आपका खर्च होना चाहिए, ठीक है। उस बिजनेस से कैश जनरेट होना चाहिए। अगर कैश उसमें भी लॉस्ट हो रहा है तो वो कंसर्न है आपके लिए, तो उसका रीजन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों खर्च हो रहा है कैश वहां पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे कोई कैश जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश अगर जनरेट हुआ, तो वो कैश जनरेटेड कहीं ना कहीं तो लगा होगा, कहीं ना कहीं तो यूज हुआ होगा। या तो वो यहां पे लॉस्ट मींस यूज, या यूज या तो यहां पे लगा होगा, या यहां पे लगा होगा, या आपका यहां पे बचा हुआ होगा, राइट। जो कैश यहां से जनरेट किया, या तो यहां पे लगा होगा, या यहां पे लगा होगा, या आपका बचा हुआ होगा। वो प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर 1000 रुपए की सेल है, उसमें से आपकी
प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट की जो जनरेशन है वो 300 रुपए की है और आपकी लागत की जनरेशन आपकी 700 रुपए की है। तो जो लागत है आपकी, वो तो आपकी लागत तो पेमेंट करने में लगनी ही चाहिए। जो ये 300 रुपए आपका जनरेशन है, जो आई थिंक इसमें आपका आ जाना चाहिए, जो आपका प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन का जनरेशन है, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप यहीं पे यूज कर ले। कैश जनरेटेड चाहे आपका यहां पे भी यूज हो सकता है, यहां पे भी यूज हो सकता है, यहां पे भी यूज हो सकता है, या फिर एंड में बचा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये 300 रुपए तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे यहां पे यूज करें, चाहे यहां पे यूज करें, चाहे यहां पे यूज करें। पर जो ये 700 रुपए हैं आपके, ये यहीं पे यूज होंगे। आपके 700 रुपए आपके यहीं पे यूज होंगे, ये यहां यूज नहीं हो सकते लागत वाले पैसे, क्योंकि अगर यहां पे यूज हो गए तो फिर इनकी पेमेंट कौन करेगा? जो आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, पर हम मानते हैं कि चलो फिर भी हम फंस गए, कुछ गलती हुई, हमारा यहां पे कैश लॉस्ट हो गया। तो भाई कैश लॉस अगर हुआ तो वो पैसा आया कहां से? कहीं से तो वो पैसा आया होगा, या तो आपके पास ओपनिंग की कैश बैलेंस इतना पड़ा हुआ होगा, यहां पे ये ओपनिंग बैलेंस ही पड़ा हुआ होगा पिछले सालों का कमाया हुआ, तो वहां से यूज कर लिया, या फिर आपने यहां से कमाया होगा, या फिर आपने यहां से कमा लिया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश लग रहा है, जो कि एक नेगेटिव बात है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने जाके देखा कि मैं सेल कर रहा हूं एसेट्स की, उन एसेट्स की सेल से मेरा जो पैसा आया उसको मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो ये तो गलत बात ही है ना कि भाई ये वो बिजनेस भी किस काम का, जिसको अपनी प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ रही हैं अपनी रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटियों को चलाने के लिए, वो बिजनेस कब तक लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा? या इस बिजनेस से सेल ऑफ एसेट की जगह मान लीजिए मेरे को डिविडेंड इनकम आई या इंटरेस्ट इनकम आई, वो जो मेरे पास कैश है उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तब भी गलत बात ही है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आ गया, पता लगा कि यहाँ पे मैंने बैंकों से लोन उठा लिए, बैंकों से लोन उठा के मैंने यहाँ पे कैश यूज कर लिया। ठीक है, तो वो भी एक तरह से सोचने वाली बात हो जाती है कि भाई ये बंदा क्या बिजनेस करेगा जो अपने बैंकों से पैसा उठा के यहाँ पे डाल रहा है। पर हाँ, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल डाली है, कैपिटल डाली है अपनी खुद की इन्फ्यूजन डाल के, तो वो क्लाइंट आपको किसी हद तक समझा सकता है कि भाई मेरा इस वजह से यहाँ पे जो है अपना बिजनेस में मेरा कैश लगा था या मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, तो इस वजह से मैंने अपनी कैपिटल डाली, मैंने अपनी सिचुएशन को संभाल लिया, तो अभी मैं इसीलिए अब मेरा बिजनेस फ्लो ठीक है, अब मैं कैश जनरेट ठीक ठाक कर पा रहा हूँ, बट मेरे को एक्सपेंड करने के लिए आपसे लोन चाहिए। तो हम उस चीज को एक थोड़ा सा देख सकते हैं पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो अब दूसरी एक्टिविटी पे आ जाते हैं। यहां से कैश जनरेट हुआ, अब कैश जनरेट जैसे डिविडेंड इनकम से हो गया, इंटरेस्ट इनकम से हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर सेल ऑफ एसेट्स से कैश जनरेट हुआ, तो सेल ऑफ एसेट्स में भी आपको देखना पड़ेगा कि कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट ने कोई ऑब्सोल्यूट एसेट को बेच दिया, या अपनी कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो उसकी नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स थी उनको बेच दिया। ठीक है, तो वहां से उसको कैश आ गया, जो कि ऑब्वियसली उसके बिजनेस में हेल्प नहीं कर रही थी, बट उसने अगर कोई क्रिटिकल बिजनेस की एसेट्स को बेचने लग गया, प्लांट एंड मशीनरी को बेचने लग गया, बिल्डिंग को बेचने लग गया, लैंड एंड बिल्डिंग बेचने लग गया, तो फिर तो आपके लिए कंसर्न वाला फैक्टर हो सकता है कि भाई ये एसेट्स क्यों बेच रहा है इतने। या हो सकता है कि उसने यहाँ पे एसेट्स बेच के आगे एसेट्स और बाय कर लिए हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी उसने बेच दी हो, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बाय कर ली हो, यहाँ से कैश जनरेट किया हो और यहाँ पे लगा दिया हो, फिर तो वो इवन आउट सर्कमस्टांस हो गया। पर यहां से कैश जनरेट किया और उस कैश जनरेट को यूज किया यहाँ पे, या यहाँ पे एसेट्स को बेचा और उसको यूज किया अपना बिजनेस चलाने के लिए या अपने लोन को रीपे करने के लिए, तो फिर गलत बात हो गई ना। ठीक है, और इसी तरीके से जो उसका कैश लॉस्ट है, जो ये कैश लॉस्ट है, जो इसका लगा पैसा यहाँ पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको यहाँ पे कैश यूज करने के लिए आया कहां से। ठीक है, कि यूजली उसने अपना अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश जनरेटेड यूज किया, अगेन वो कैश जनरेटेड उसने कौन सा यूज किया, 700 रुपए वाला कि 300 वाला। ठीक है, या इसने फाइनेंसिंग से लोन को उठाया या कैपिटल डाली, कहां से आया, तो आपको पता चलेगा कि अगर वो मान लो कैश लॉस्ट है, यहाँ पे उसने प्लांट एंड मशीनरी बनाई, बिल्डिंग बनाई, मतलब करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और पता लगा कि उसने सारा का सारा जो लोन लेके पैसा उठाया अपना कुछ डाला ही नहीं पैसा, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, सारा पैसा लोन से उठा के अपने बिजनेस में लगाई जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर कैश लॉस्ट हुआ तो वो कैसे हुआ, उसने यहां से कैश लिया और यहां पे डाल दिया, मतलब नया लोन लिया और पुराना लोन रीपे कर दिया, तो ये क्या बात हुई, ये तो टोपी घुमाने वाली बात हो गई कि बंदा लोन लिए जा रहा है और पुराने उतारी जा रहा है। ठीक है, या अपनी एसेट्स बेच रहा है, अगेन वही रेपिटेटिव वर्ड आ गया, या उसने कैपिटल डाल के कैश पे किया, या उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किया, तो ये चीज आपकी ध्यान देने वाली है। ठीक है,
तो इन चीज़ों को ही आपने पढ़ना है और इसकी सेंसिटाइजेशन को समझना है। एज वही फंडा सिंपल वही रखिए कि बिजनेस जो है वो इस तरह से आपको नहीं लगना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के कि वो बिजनेस कुछ जो है वो अपना कैश का काम संभालने के लिए बिजनेस किसी तरीके से सरवाइव कर रहा है अपनी एसेट्स को बेच के, अपनी लागत वाला पैसा यूज करके, अपना फाइनेंसिंग्स को यूज करके रेदर देन कैपिटल डालने के। तो ये सब एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम रिलायंस की कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, मैं पूरी डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, देखिए थोड़ा बहुत उन्होंने अपना इम्प्रोवाइज करके थोड़ा सा उसको अलग तरीके से बनाया हुआ है, बहुत ही डेप्थ में बनाया होगा ऑब्वियसली, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मैं उस तरीके से नहीं पढ़ूंगा, रुपीज इन करोड़ हैं। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उन्होंने नेट प्रॉफिट से शुरुआत की है, 55,461 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये मान के चलिएगा कि ये ध्यान रखिएगा कि ये कोविड वाला साल था 2020-21 और 2019-20 कोविड वाला ईयर नहीं था। तो 2020-21 में अगर हम सिंपल इस रिजल्ट पे आए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो 19-20 में उन्होंने 94,877 करोड़ रुपीस का कैश फ्लो जनरेट किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और 2020-21 में 26,185 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको नजर आएगा कि यार इसने कैश फ्लो इस साल कम क्यों जनरेट किया 2020-21 में। 2020-21 यकीन मान के चलिए, ध्यान दीजिए कि ये कोविड वाला ईयर था। तो आप यहां पे पाएंगे एक चीज का डिफरेंस कि यहां पे तो यहां तक तो जो उसका जो फर्क था वो 5,000 करोड़ रुपए का ही था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। पर जब आप यहां पे देखेंगे कि एक बड़ा आपको गैप नजर आएगा कि जो आपके पेबल्स हैं यानी कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं उसको 2019-20 में 38,050 रुपए का उनसे क्रेडिट मिला था, उधार मिला था, तो उसको कैश इनफ्लो हुआ इस चीज का, यहां पे उसने उनको पे कर दिया। 2020-21 में रिलायंस ने पुश मारा कि अपने जो भी करंट लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स वगैरह जो गुड्स परचेज के साथ रिलेटेड है, उन सबको पेमेंट कर दो। माइट भी ये हो सकता है कि कोविड वाला टाइम था तो इन्होंने सोचा होगा कि भाई क्यों मतलब लोगों को परेशानी ना हो, कैश क्रंच में ना जाए लोग उनके पार्टीज, तो उनको पेमेंट की जाए, या उनकी पार्टीज ने डिमांड किया होगा कि हमें पेमेंट्स मिले, तो उन्हें अपनी इस पेमेंटों को उतार दिया सारा, ठीक है। नंदलेस उन्होंने 26,185 रुपए यहाँ पे नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि 55,461 रुपए इसका नेट प्रॉफिट था और 26,000 पे इसकी डेप्रिसिएशन थी, 26,000 पे इसकी डेप्रिसिएशन थी। तो मैं अगर इनको दोनों को प्लस करूं तो अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस बनता है। तो 80,000 करोड़ रुपीस अगर मैं इसका एनसीए मान के चलूं, नेट कैश एक्रूवल मान के चलूं, तो उसमें से 26,000 बचा हुआ है काइंड ऑफ, अगर मैं उस तरीके से सोचूं उसको, तो यानी कि 80,000 के उसमें से इन्होंने बाकी अपना इसी में ही यूज कर लिया। इसको इस तरीके से समझिए कि यहां से जो उन्होंने मान लीजिए कमाया था कैश एक्रूवल 300 रुपए वाला, उसमें से मेजोरिटी ऑफ कैश एक्रूवल यहीं पे यूज हो गया और कुछ बचा हुआ है आगे जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है इसमें से ही मान के चलें कि बचा हुआ है, तो वो आगे इसको ऑप्शन है कहीं भी यूज करने की। तो नंदलेस इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट भी किया है इन दैट डिफिकल्ट ईयर 2020-21 में, ठीक है, जनरेट किया। देन उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आए तो वहां पे देखते हैं कि इसने प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया, उसने अदर इन्वेस्टमेंट्स जो भी उसने किए होंगे, आई डोंट नो द बाइफर्केशन, तो उसने उनको परचेज किया। कुछ उसने एसेट्स को सेल्स भी किया, तो आई थिंक माइट भी ये हो सकता है कि उसके कुछ सिक्योरिटीज वगैरह इन्वेस्टमेंट्स कुछ होंगी जो उसने की होंगी, तो उनको परचेज सेल किया इसने कुछ, यहाँ से मोटा मोटा ज्यादा फर्क नहीं है जहां से इसको आया। इंटरेस्ट कमाया इसने 8400, इसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 1,41,634 करोड़ रुपए यूज किए रिलायंस ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पैसा इतना यूज हो गया तो ये पैसा कहीं से तो आया होगा, 26,000 पे तो यहां से आ गया, 26,185 करोड़ तो यहां से आ गया। ये तो मैं मान के चलता हूं कि 26,185 करोड़ तो, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट वाला पार्ट ही है कैश एक्रूवल वाला, तो ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो इसने यहां पे यूज कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप पाएंगे कि इसने 2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इशू किया है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला कैपिटल इशू किया 2 लाख करोड़ रुपए का। तो उसका जो पैसा उसने जनरेट किया जो यहां पे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप मोटा मोटा लगा के चलें तो पैसा इसको कहां से आया, जनरेट कहां से किया इसने पैसा अपनी ये वाली एक्टिविटी से जनरेट किया जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, उसका कैश एक्रूवल वाला ही पैसा है, और उसने पैसा अपने लॉन्ग टर्म सोर्स को यूज करके किया।
अब इसमें भी ये चीज होगी कि लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा यूज किया और उसने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही लगा दिया उस पैसे को, राइट। तो ये भी बिल्कुल फाइन है, ठीक है। अब उसके पास हम देखें तो ओपनिंग बैलेंस कैश का था 30,920 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है 17,397 रुपए, यानी कि 13,000 रुपए यहां से इसने ओपनिंग बैलेंस में से यूज कर लिए, तो बाकी इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यूज कर लिया और बाकी इसने अपने फंड रेज करके यूज कर लिया। तो दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल, कि इसमें कोई भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। तो ऐसा लोग कर सकते हैं। रिमेंबर कि ये साल इसका डिफिकल्टी वाला ईयर था। अगर आप इस साल की ओर देखें, जो पिछला साल था, तो आप देखें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही इतना कैश फ्लो था उस रिलायंस को कि उस एक्टिविटी से ही उसने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को फंड कर लिया, उस एक्टिविटी से ही इसने अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी पे कर दिया। 2541 करोड़ रुपीस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये 53,000 प्लस 22,000 75,000 करोड़ बनते हैं, तो ये 94,000 में से इसने अपना कुछ लागत वाला पैसा यूज कर लिया। तो भाई इसके और भी एसेट्स हैं और भी इसको इनकम्स के सोर्स हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये फाइनेंसिंग कॉस्ट इसको जो 21,880 पे रिकवर हो रही है, ये लिखा है इन्होंने कि अदर देन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, फाइनेंसिंग सेगमेंट वाली नहीं है ये, रेगुलर ऑपरेटिंग इनकम वाली इसकी इनकम्स है, ये ओवर एंड अबव लागत वाली इनकम्स है, करेक्ट। तो उस तरह से उसने यूज किया, तो वो बड़ा ही अच्छा साल का था। इसका पास ओपनिंग 11,000 था, तो साल के अंत तक जाते जाते देखिए कितना कैश रिच है ये ग्रुप, कि 30,920 करोड़ रुपए का कैश बचा हुआ है इनके पास। 30,920 करोड़ रुपए का कैश बचा हुआ है, कितना हेल्दी कैश फ्लो वाला ग्रुप हो गया। तो इस तरह से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको रीड करना है, समझना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो बहुत डिटेल मैंने इस चीज़ पे नहीं गया एकेडमिक वाइज, पर आई होप आपको एक जिस्ट मिल गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू गाइस।